जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोगों हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो जैसा कि हमने जो आप लोगों ने ऑन डिमांड किए थे कि सर हमारे को इंडियन इकोनॉमी के जो भी चैप्टर्स रह गए, जो आपका 2024 और 25 के जो एग्ज़ाम है उसमें जो भी आने वाला है, आप उसको एक अपडेट टॉपिक के साथ दोबारा से आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोगों की ऑन डिमांड की वजह से मैंने कहा था जितने भी हमारे इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर से लेके जो भी हमारे चैप्टर नंबर 8 तक हमने पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया था और सारे के सारे चैप्टर को मैंने डिटेल वाइज आपको पढ़ा रखा है। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम मतलब हमारे चैनल पे विजिट कर रहा है, तो आप सभी लोगों का भाई मोस्ट वेलकम चैनल पे आ गए हैं। तो जब आ गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं यार, आज की जो वीडियो होने वाली ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन होंगे 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो हमें यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अब पहले यहाँ पर हमें समझना है चैप्टर का नाम क्या हमारा, देखो यहाँ पर बेरोजगारी। ठीक है, रोजगार एवं बेरोजगारी अलग अलग बुकों में अलग नाम दिया गया है, बट आपको समझना। और बहुत सारी जो कन्फ्यूजन अभी देखी जा रही है बच्चों के साथ चैप्टर नंबर को लेकर। आप जैसे अगर टीआर जैन वगैरह पढ़ोगे तो उसमें मतलब आपका चैप्टर नंबर 9 है। अगर आप दूसरी कोई अपडेटेड बुक पढ़ोगे जैसे भी सचदेवा की पढ़ोगे या फिर कोई और पढ़ोगे, ठीक है, संदीप गर्ग के, तो वहाँ पर चैप्टर इसको 6 बताया गया ऐसा करके। ठीक है, तो चैप्टर के नंबर से आप लोग बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर सीरियस मत होना। बस आप लोग करना है कि टॉपिक आपका क्या है, उस टॉपिक के बेस पर आप अपनी जो सिलेबस होता है उसको कवर करिए। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है और वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगी, तो आप लोगों को वीडियो पूरी देखना ताकि आपका एक दो वीडियो के अंदर क्या हो, एक चैप्टर आपका कवर होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं। देखो बेरोजगारी आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण, फिर उसके बाद हमने देखा था ग्रामीण विकास हो गया था। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का केस है वो किस तरह का है, कैसे है, कितने प्रकार का है, वो सारे टॉपिक हमें यहाँ पर है। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पर मजदूर किसे कहते हैं, फिर श्रमिक किसे कहते हैं, लेबर किसे कहते हैं। ठीक है, क्या करें यहाँ पर मैं, लेबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल याद है ना, श्रमिक। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोई आपके माता पिता थी, वो मान लो कहीं किसी लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो क्या वो श्रमिक कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। जैसे मान लो मैं भी यहाँ पर अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं भी यहाँ पर एक प्रकार का क्या श्रमिक को आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मान लो कहीं जाके जॉब कर रहा हूँ तो श्रमिक कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो किसी न किसी उत्पादन प्रक्रिया में क्या होता है, शामिल होता है। अब वो क्यों शामिल होता है? क्योंकि वो क्या होता है, इनकम प्राप्त करने के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर आय अर्जित करने के लिए वहाँ पर हम किसी न किसी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उससे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, श्रमिक। जैसे वही वाली एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी लिमिटेड कंपनी में, तो वहाँ पर वो कहने का अपना योगदान दे रहा है, उसके अंदर वो इन्वॉल्व है। और इन्वॉल्व होने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर क्या इनकम वो जनरेट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे यहाँ पर श्रमिक। क्या कहलाएगा यहाँ पर, वो श्रमिक कहलाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मजदूरों के प्रकार की, जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो श्रमिक होते हैं वो स्पेशली क्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, स्वनियोजित मजदूर, और दूसरा क्या होता है, भाड़े के मजदूर। क्या कह रहा हूँ, पहला जो स्वनियोजित मजदूर होता है, दूसरे क्या होता है, भाड़े के मजदूर। अब यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, वहाँ पर आपसे पूछा आता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, तो उसमें जैसे एक ऑप्शन आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो स्वनियोजित का मतलब क्या होता है, आप सिंपल से बता सकते हो कि ऐसे लोग जो अपने बिजनेस में काम करें, ठीक है, जो अपने फील्ड में, जो अपनी चीज़ों के ऊपर क्या काम करे, उसी को हम कहेंगे यहाँ पर स्वनियोजित। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कह रहे वे लोग जो अपने व्यवसाय में क्या करते हैं, काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं यहाँ पर स्वनियोजित। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे किसान है, तो किसान क्या करता है, वो अपने खेती बाड़ी में लगा रहता है पूरे दिन। ठीक है, मान लो पूरे दिन पूरे साल वो अपने खेत में काम करता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, क्या किसी और के यहाँ पर जाके काम कर रहा है? नहीं, वो खुद की चीज़ों पे काम कर रहा है, खुद की जगह पे काम कर रहा है। तो किसान को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वो क्या है, एक स्वनियोजित मजदूर है। सेम वैसे एक उद्यमी, मान लो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, तो वो क्या होता है, अपनी कंपनी में खुद काम कर रहा है। तो अब जैसे जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें खुद ही इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, जो भी है, तो वो भी एक प्रकार का क्या होगा, स्वनियोजित होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं अगर मान लो अपना कोचिंग यहाँ पर चला रहा हूँ, तो मैं भी एक प्रकार का किसके अंदर आ जाऊँगा, स्वनियोजित आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं क्या होता है कि और मैं किसी और इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाता वहाँ पर, तो मैं कौन सा आता, फिर मैं भाड़े के बन जाता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एक्टिविटी, अपना जो यहाँ पर सर्विस है, मैं किसी चीज़ में दे रहा हूँ और वो लोग मेरे को क्या होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इनकम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्वनियोजित रहेगा।
उसके बाद देखते हैं जो भाड़े के मजदूर होते हैं, ये जो भाड़े के मजदूर होते हैं ये खुद के काम में नहीं होते, ये दूसरे के यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी क्या होती है, दो कैटेगरी आती है। क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर भी आपकी क्या आती है, दो कैटेगरी आती है। पहला क्या होता है हमारा नियमित मजदूर और दूसरा क्या होता है यहाँ पर अनियमित मजदूर। भाड़े के मजदूर में दो कैटेगरी आती है, ध्यान रखना, आपसे डिफरेंस करवाएगा, नियमित मजदूर और दूसरा क्या होता है यहाँ पर अनियमित मजदूर। क्लियर है? इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी। ठीक है, देखो तो यहाँ पर कह रहा है नियमित जो मजदूर होता है, तो नियमित मजदूर का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि जो नियमित मजदूर होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम क्या होता है, मालिकों की जो स्थायी सूची होती है, जिनका नाम, ठीक है, मालिकों की स्थायी सूची में क्या होता है यहाँ पर दर्ज होता है। क्या कह रहे हो, जिनका नाम क्या होता है, मालिकों की स्थायी सूची में दर्ज होता है। और ये लोग क्या होते हैं, पेंशन, उपदान तथा भविष्य निधि के हकदार, मतलब हकदार होते हैं। अब इसका सीधा सा इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम सीधा सा बात करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक, वो सारे के सारे क्या आते हैं, इसके अंदर आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने देखा जितने भी, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट देख लो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में देख लो, किसी भी आप सेल्फ डिफेंस हो गया या किसी बैंकिंग सिस्टम वगैरह में, तो उनका जो रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास रहता है। गवर्नमेंट के पास उनके सारे के सारा जो रिकॉर्ड होता है, क्या करते हैं, क्या कौन सा काम करते हैं, सैलरी क्या होगी, कब से काम कर रहे हैं, तो पूरा का ओवरऑल जो डिटेल होती है गवर्नमेंट के पास क्या रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आपने पेंशन, उपदान और भविष्य निधि होता है, अब जैसे आपने देखा उनको कुछ, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है पर्क्स यूज करते हैं कि आपको सैलरी के अलावा कुछ और भी फैसिलिटी वहां पर दी जाती है, तो वो सारे किसको मिलते हैं, नियमित मजदूर में। आपने सुना होगा कि जैसे जो हम रेलवे वगैरह जब ट्रैवलिंग करते हैं रेलवे वगैरह में, तो वहां पर जो टीटी वगैरह होते हैं तो उनको एक अच्छा पैकेज दिया था उनकी फैमिली के साथ, की जैसे आउट ऑफ कंट्री हो गया या फिर आउट ऑफ कोई मतलब बाहर जाने का उनको पूरा प्रॉपर पैकेज दिया जाता है। या फिर आपने देखा जितना भी सिविल सेवा में काम करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो उनको क्या होता है, ऐसे फ्लैट वगैरह हो गए, ठीक है, उनकी पर्सनल क्या मतलब उनकी खुद की जो गाड़ी वगैरह दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये सारी सुविधा किसके अंदर मिलती है, आपको नियमित मजदूर के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, आपका अनियमित। ठीक है, अनियमित का मतलब क्या होता है कि ये जो अनियमित मजदूर होते हैं, इनका जो रिकॉर्ड होता है, इनका जो नाम होता है, वो जो मालिक होते हैं उनके पास स्थायी सूची में क्या होता है, दर्ज नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग करवाना है। क्या करवाना है, व्हाइट वॉशिंग करवाना है। तो मैंने क्या कहा कि किसी मजदूर को पकड़ा मैंने, भाई आप यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग कर दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, आपको फिर जो बनेगा तो वो क्या आएगा, जाऊँगा कहीं रोड से पकड़ूंगा, वो आके यहाँ पर करके चला जाएगा और अपना पैसा लेके निकल जाएगा। तो क्या मेरे पास उस बंदे का रिकॉर्ड है, नहीं है। तो इसमें क्या आता है कि जो मजदूर होते हैं, जो ठीक उनका जो नाम होता है, उनकी जो डिटेल्स होती है, वो क्या होती है, स्थायी जो सूची होती है उसके अंदर दर्ज नहीं होती है। अब जब दर्ज नहीं होगी, सोचो जो मेरे यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग का काम करके गया है, क्या मैं उसको कोई पेंशन या कुछ दूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि उसने मान लो 10 घंटे 1 दिन या 2 दिन काम किया, काम करने के बाद अपना पैसा लिया और यहाँ से चला गया। तो इसके अंदर क्या बताओगे कि जो पेंशन, उपदान या भविष्य निधि होता है वो क्या होता है, इसके हकदार नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है, अनियमित मजदूर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो आपका कह रहा है कि श्रम आपूर्ति क्या होती है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, श्रम आपूर्ति। अब देखो श्रम आपूर्ति इसका साधारण सा अगर इसके मीनिंग में समझा दूं कि जैसे मान लो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे मैं 3 घंटे पढ़ाता हूँ, तो मैंने क्या हुआ कि किसी काम में जितना टाइम दिया, ठीक है, 3 घंटे दिए, तो यहाँ पर कह रहा है श्रम आपूर्ति, मतलब एक तरह की जो मेहनत होती है, तो मैंने कितना 3 घंटे दिया, तो मेरा क्या कहलाएगा, श्रम आपूर्ति। तो जैसे मान लेते हैं आपके माता पिता अगर कहीं किसी चीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे, तो उनके द्वारा जो भी समय क्या होता है उस काम में दिया जा रहा है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, श्रम आपूर्ति। तो ये क्या कह रहा है, श्रम आपूर्ति से अभिप्राय श्रम की उस मात्रा से, मतलब कितनी मात्रा के आप कितने आवर वहां पर टाइम दे रहे हो। जैसे मैं करूँ 4, 5, 10 ऐसा, जिसे मजदूर एक विशेष मजदूरी दर पर स्वेच्छापूर्वक अर्पित करते हैं। अब जो भी अगर 8 घंटे हम काम कर रहे हैं, 9 घंटे कर रहे हैं, 10, तो उसके हिसाब से हमारी मान लो सैलरी 15,000, 20,000 या 10,000 जो भी सैलरी होती है तो वो मिलती है, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना हम यहाँ पर क्या करेंगे, श्रम देंगे, उसके हिसाब से हमारे को सैलरी दी जाती है। तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, श्रम आपूर्ति। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर श्रम बल का मतलब क्या होता है। देखो ठीक, क्या होता है श्रम बल, कह रहे कि श्रम बल से अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जो वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक है। अब जैसे कि हम इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो, ठीक है,
अभी आप लोग भी 12th क्लास में हो, ठीक है, ऐसा करके आपके बड़े भाई बहन वगैरह होंगे, ठीक है, तो मान लो वो लोग क्या जॉब कर रहे हैं, मान लो माता पिता कोई इनमें से जॉब कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोग भी, आपके अंदर भी इच्छा आ रही है यार काश मैं भी 12th के बाद अपना जॉब करना शुरू कर दूं। अब एक देखो क्या कर रहा हूँ, एक जो आपकी घर की कैटेगरी है, जो मान लो आपके पिता, आपकी माता, आपके बड़े भाई वगैरह हैं, तो वो लोग क्या मतलब एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ आपकी कैटेगरी है जहां पर आप जॉब करने के लिए अभी एक इच्छुक हो, अभी आप कर नहीं रहे हो। तो ये दोनों लोगों को अगर हम बात करेंगे, दोनों को हम किस में इन्वॉल्व करते हैं, श्रम बल में। किस में करेंगे, श्रम बल में। जो काम वास्तव में जो एक्चुअल में काम कर रहा है वो, और प्लस में जो काम करने के इच्छुक है वो, तो दोनों को हम किस में इन्वॉल्व करते हैं, वो श्रम बल में आएगा। इसका जस्ट आप उल्टा कर दीजिएगा, क्या होगा, कार्यबल। कार्यबल का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ आपके माता पिता, आपके बड़े भाई, आप नहीं आओगे। रीजन क्या है, इसमें कार्यबल में क्या होता है कि उस संख्या से होता है, कार्यबल से अभिप्राय मजदूरों की उस संख्या से जो उत्पादन प्रक्रिया में वास्तविक रूप से क्या होता है, मतलब श्रम अर्पित करता है, जो वास्तव में काम करता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, कार्यबल से अभिप्राय जो वास्तव में कार्य करते हैं, ना कि कार्य करने के इच्छुक है। इसके अंदर आप लोग नहीं आओगे। रीजन क्या है, अभी आप कार्य नहीं करो, अभी जस्ट आप काम करने के लिए इच्छुक हो। एक्चुअल में कार्य कौन कर रहा है, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन वगैरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया, बाकी हम टॉपिक आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कार्यबल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा श्रम बल क्या होता है, ठीक है, और बाकी सारे टॉपिक्स देखे थे कि श्रम बल हो गया, श्रम आपूर्ति क्या होती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, सहभागिता दर का मतलब क्या होता है। ये देखो, ये जो टॉपिक आपको एक एक वर्ड से एक एक डेफिनेशन आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, ये जब आप लोग पेपर में एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो, और प्लस में जो हमारे यहाँ पर आता है एसेशन और रीजन वाले, मतलब कि जो आपका अभिकथन और जो कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे क्या होते हैं, लिंक करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं, पहला क्या कह रहा है, सहभागिता दर क्या होती है। देखो कह रहा है, सहभागिता दर से अभिप्राय जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, आपका यहाँ पर परसेंटेज की बात करेगा। कह रहा है, सहभागिता दर से अभिप्राय जनसंख्या के उस प्रतिशत से है, मतलब कि जो हमारी देश की जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज रेशियो होगा, जो एक्चुअल में क्या होता है उत्पादन प्रक्रिया में क्या हो रहा है, योगदान दे रहा है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर सहभागिता दर, ठीक है, जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, योगदान देते हैं। अब कई बार पेपर में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सहभागिता दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या तो फिर वहाँ पर क्या होगा, कुछ आपको जो न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा। कैसे, आपको कुछ वहाँ पर डेटा देगा, जैसे आपको कह देगा वहाँ पर जो कार्यबल आपका इतना है और प्लस में जो श्रम बल इतना है, ठीक है, ऐसा करके, या फिर कुल जनसंख्या इतनी, तो आप कहेगा आप सहभागिता दर बताओ, ठीक है। तो अब आपको कैसे कैलकुलेट करना, तो ध्यान रखना, यहाँ पर सहभागिता दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपका कार्यबल, ठीक है, और दूर बटे में क्या होता है आपका कुल जनसंख्या, अपॉन में कितना, इनटू में कितना होता है 100। तो इस फॉर्मूले के ऊपर आप क्या करोगे, वैल्यू को पुट करोगे, तो जिससे क्या होगा, आपका यहाँ पर क्या होगा, एक प्रॉपर आंसर आपका आ जाएगा, मतलब आपकी सहभागिता दर वहाँ पर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो अगली जो हमारी डेफिनेशन हमें सीखना, पता करना क्या होता है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सी बात आप इसको समझते हैं, मैं अभी बता भी चुका हूँ। यहाँ पर बेरोजगारी का मतलब क्या है, जैसे मान लो ठीक आप लोग हो, ठीक है, ऐसा करके, तो आप अगर मान लो आप जैसे आपने 12th अभी पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया, मान लो आपके पास कोई अच्छी डिग्री आ गई, ठीक है, तो अब मान लेते क्या हो रहा है कि आप काम करने के योग्य हो गए, क्यों, क्योंकि आपकी एज हो गई है, प्लस में आप क्या, आपके पास डिग्री वगैरह है, और काम करने के लिए आप इंटरेस्टेड भी, काम करने के आप इच्छुक भी हो, ठीक है, लेकिन आपको मार्केट में क्या होता है, जॉब अवेलेबल नहीं है। क्या करो, मार्केट में आपको जॉब अवेलेबल है। अब सोचो आप ही लोग, ठीक है, कमेंट करके बताइए, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने फिर बीएड बीकॉम वगैरह जो भी आपको करना है, आपने सारी चीज़ें कर ली, अगर उसके बावजूद अगर आप मान लो आपको 8,000 रुपये 9,000 रुपये की सैलरी की जॉब मिलती है, क्या आप लोग के लिए सूटेबल है? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं। रीज़न क्या है, इतने तो पैसे हमने अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर दिया है, हमारे लिए सूटेबल होगा कम से कम 20-25 हज़ार रुपये की जो नौकरी होगी, उसके लिए हमारा कह सकते हैं इनफ होगा। तो यहाँ पर बेरोजगारी का मतलब क्या है कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें काम करने के योग्य तथा काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त नहीं होता। मतलब अब देखो आप लोग भी जिस जॉब
कह सकते हो जिस जॉब को चाहते हो आपकी आपके एजुकेशन के बेस पे, ठीक है, तो वो जॉब आपको नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या अपने आपको क्या कहलाओगे, वो बेरोजगारी में डालोगे। रीज़न क्या है, क्योंकि आप काम करने के योग्य भी हो, काम करने के, लेकिन आपका जो जिस इनकम पे आप जॉब करना चाहते हो वो मार्केट में आपको कोई पे नहीं कर रहा है, तो आप कहने की किसके अंदर आ जाओगे, बेरोजगारी के अंदर। ठीक है, अगर आपको हमारे देश में पता करना है कि भाई बेरोजगारी कितनी है या बेरोजगारी की संख्या कितनी है, कितने लोग बेरोजगार हैं, तो उसका हमारा ये पेपर में ना अभी लास्ट का जो 2021 का जो पेपर, सॉरी 2021 या 22 का जो पेपर हुआ था बोर्ड के एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बना था। यहाँ पर आपका MCQ में आता, कह रहा था कि बेरोजगारी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेरोजगारी कैसे निकाली जाती है। तो क्या बताओगे, बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या ये। तो अब यहाँ पर क्या है, श्रम बल। श्रम बल मैंने आपको क्या बताया था, जिसके अंदर क्या होता है कि कार्य करने के योग्य, मतलब जो काम करने के योग्य और काम करने के इच्छुक है, ठीक है, उसमें से क्या करोगे, जो वास्तव में कार्यबल, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उसके नंबर्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है। तो इन दोनों फॉर्मूले को अपने माइंड में ध्यान रखना, क्लियर है, माइंड में रखना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर यार देखो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो वीडियो को, चीज़ों को अगर कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर इस चीज़ को डाउट है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा, फिर इस तरह से आप पढ़ाइए। आप जो भी आपकी समस्या होगी आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। बाकी अगर आप लोगों ने यार अभी तक की बाकी हमारे प्लेलिस्ट आप चेक करो, मैंने प्रॉपर वहाँ पर क्या बना रखा है, इंडियन इकोनॉमिक, ठीक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो आपका हिंदी मीडियम अपडेटेड टॉपिक की प्लेलिस्ट है पूरी, आपको पूरे चैप्टर आपके मिल जाएंगे इंडियन इकोनॉमी के, आपको 2024 और 2025 के बेस्ड पे। ठीक है, फिर अगर यहीं से देखो बेरोजगारी की संख्या आ गई, यहाँ पर कितने लोग बेरोजगार, लेकिन पेपर में कई बार आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर बेरोजगारी की दर क्या है, मतलब हमारे देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, क्या रेट बढ़ रहा है, तो उस रेट को निकालने के पास भी हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। कौन सा है, बेरोजगार की संख्या, कितने लोग बेरोजगार है, और श्रम बल का आकार, कि श्रम बल कितना है, मतलब कि जो काम करने के और प्लस में अगर हम बात करेंगे काम करने के, कह सकते हो, और प्लस में जो काम करने के इच्छुक है। ठीक है, अगर आप करें नहीं सर हमारे को करके दिखाओ, तो मान लेते हैं कि हमारे देश में जो बेरोजगार कितने हैं, ऐसा करके मान लो 50 करोड़, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये हो गया। मान लो श्रम बल में कितना हो गया, मान लो श्रम बल कितना हमारे यहाँ पर 150 का, ठीक है, जो वास्तव में काम, जो मतलब जो दोनों मिक्स है इसमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करोगे आपका 0 से 0 कट गया, ठीक है, आप इसको काटोगे, ठीक है, 5 9 में 50 और 5 3 कितना 15, ठीक है, तो आपका कितना आएगा 100 बटे में कितना 3। अब इसको आप भाग करोगे तो 3 3 9, फिर आपके यहाँ पर 3 3 9, ऐसा 3 3 आ जाएगा 4 ऐसा। तो हम कहेंगे इस रेट से हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है क्या वो जनरेट हो रहा है, उस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी आपको नंबर दे देगा तो आपको बस उस नंबर के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर उसकी वैल्यू पुट करना है और आपको यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में कई बार आया हुआ, नौकरी रहित समृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नौकरी रहित समृद्धि आपका लास्ट टाइम में भी पूछा गया था, 3 नंबर के क्वेश्चन में आया था। कह रहे नौकरी रहित समृद्धि एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी के द्वारा, आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रौद्योगिकी के द्वारा की जो टेक्नोलॉजी होगी उसके द्वारा क्या होता है, उत्पादन के स्तर में क्या होता है, वृद्धि होगी। क्या कह रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो, जब टेक्नोलॉजी के द्वारा अच्छे मान लो जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ गई उसके द्वारा हमारे देश के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो क्या बढ़ रहा है। ठीक है, बट ठीक है, लेकिन या परंतु रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो रहा है, तो उस केस को हम यहाँ पर कहते हैं नौकरी रहित समृद्धि। क्या कहेंगे, नौकरी रहित समृद्धि। कहने का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर हमारे देश के अंदर क्या होता है, मान लो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई मशीनरी आ गई, ठीक है, उनसे क्या होता है कि हमारे देश का जो प्रोडक्शन होता है, जीडीपी वगैरह वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ने के कारण या उत्पादन बढ़ने के कारण परंतु रोजगार जो होता है वहां पर लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस केस को हम यहाँ पर क्या कहें, नौकरी रहित समृद्धि की समृद्धि हो रही है लेकिन कैसी है, नौकरी रहित है, जिसमें कोई जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या होता है कि जो चैप्टर 9 होता है उसका पार्ट यहाँ पर फर्स्ट का होता है कंप्लीट होता है। तो बात यार आपको आती है, देखो लास्ट में कुछ बात आपको बता के जाऊँगा,
हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या करो, अभी भी आपके पास एक ऐसा वक्त है यार, अपने आप को ना बहुत मेहनत करिए, अच्छे से रगड़िए, ताकि जो 2025 हो वो अपने नाम कर लो। और जो आपका 2000 ये कह रहे हो जो दिसंबर का महीना, बस इसमें जितने ज़्यादा हो सके मेहनत करो, क्योंकि फिर उसके बाद आपका टाइम का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ठंड का लेवल भी थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, और बाकी आपको 3 वीडियो तो कंपलसरी देखना। पहला आपको क्या देखना है कि आपको 3 महीने के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, शुरू से मैं बताता हूँ और हर एक वीडियो में बताता हूँ। दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट का आपका देखना है कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना अपनी पढ़ाई को लेकर। और तीसरी जो सबसे लेटेस्ट जो वीडियो कह सकते हो, वहाँ पर आंसर राइटिंग में आपको अभी से सीखना पड़ेगा। तो ये 3 वीडियो आप लोग देखिए। तो बाकी अब मिलते हैं वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।